अब पुरस्कार समारोह की शुरुआत हम करेंगे एक बार फिर से, और इसके पहले विनय सहस्त्रबुद्धे जी का मंच पर स्वागत। और एसपी सिंह बघेल जी ने जो बात कही, उस बात को जिस तरह से उन्होंने आम लोगों की चिंता से जोड़ा है, वो अपने आप में एक अलग तरह की तस्वीर को पेश करता है। लेकिन जैसा कि उन्होंने शेर व शायरी की, तो एक बात मैं ज़रूर उनसे कहना चाहूँगी, ऐसे तौर तरीके मुझे भाते नहीं जिसमें न्याय गरीबों के हक में आते नहीं। ये तस्वीर अगर बदल जाए तो मैं समझती हूँ कि जो राम राज्य की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबों की आंखों में दी है, वो तस्वीर बिल्कुल साक्षात उतर जाएगी। और 75 साल पे अमृत काल में क्यों न इस अमृत की कल्पना की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और अब हम समारोह शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले एसपी सिंह बघेल जी का सम्मान एक उस तस्वीर से, बार बार मैं कह रही हूँ कि नई तस्वीर हम बना रहे हैं, तो एक वो तस्वीर जो आज़ादी के अमृत काल को परिलक्षित करता है, हम सबके सामने रखता है। वो तस्वीर प्रदीप राय जी, सुनील देवधर जी, मनोज सिन्हा जी, मैं चाहूँगी कि आप वो तस्वीर एसपी सिंह बघेल जी को भी दें और विनय सहस्त्रबुद्धे जी का स्वागत एक फूलों से किया जाए। ये तस्वीर बघेल साहब के लिए। और इनक्रेडिबल इंडिया के एक तरह से कहा जाए तो राजदूत हैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी। ये तस्वीर इनक्रेडिबल इंडिया की ही एक और निशानी है। इस तस्वीर आपके लिए भी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। अब एक एक करके मैं अवॉर्डीज का नाम लेना शुरू करती हूँ। लॉर्ड रामीरेंग, मंत्री गण में चाहूंगी कि आप आगे आएं। मेरे से एक बात छूट गई है कि जिन लोगों को अवार्ड मिला मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोला हूँ, तो उनको बधाई, शुभकामनाएं। और ये आम लोग नहीं होते हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सुबह की मॉर्निंग चाय लें, हाई टी लें, लंच टाइम पे लें, उनको अवार्ड नहीं मिलते हैं। ये थोड़े से साइको लोग होते हैं, थोड़े जिद्दी लोग होते हैं, थोड़े झक्की होते हैं। दो शेर हैं कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे निगाह है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बिल्कुल। और अपने तमाम सम्मानित अतिथियों को लॉर्ड रामी रेंजर। लॉर्ड रामी रेंजर, ब्रिटेन में आप हिंदू फोरम की स्थापना में अहम योगदान दे चुके हैं। आप इसके संस्थापक हैं। पाकिस्तान, इंडिया एंड यूके फ्रेंडशिप फोरम के आप चेयरमैन भी रहे हैं। आपकी कंपनी सनमार्क लिमिटेड को 5 बार लगातार क्वींस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। आप ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। साथ ही आप DRDO में वरिष्ठ रक्षा वैज्ञानिक के पद पर भी आसीन हैं। आपको अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए स्वदेश अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर अमिताभ भट्टाचार्य, पत्रकार भी और इतिहासकार भी, बनारस के इतिहास का सबसे सशक्त हस्ताक्षर, जिसे बनारस के कण कण की खबर है। डॉक्टर अमिताभ भट्टाचार्य, आप पेशे से एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और विभिन्न लिम्स ऑफ इंडोलॉजी में आप जुझारू विद्यार्थी के रूप में भी रहे हैं। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और देश की अन्य प्रसिद्ध पत्रकारिता जगत के संस्थानों में अतिथि फैकल्टी के तौर पर भी अपनी सेवाएं आपने प्रदान की हैं।
हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं प्रोफेसर उन्नत पंडित। आप पेटेंट डिजाइन और व्यापार के साथ ही भारत सरकार में चिन्ह महानियंत्रक के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप जेएनयू में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, साथ ही मुख्य रूप से तकनीकी वाणिज्यिक गतिविधियों, आईपी सुरक्षा, नवाचार और इंक्यूबेटर के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं। आपके इस अभूतपूर्व योगदान के लिए आपको स्वदेश अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जा रहा है। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं वेनरेबल कुंग फू नंस। आप कुंग फू कला से जुड़ी हुई हैं। कुंग फू नंस को हाल ही में न्यूयॉर्क में एशियाटिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको हिमालयी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण और महिला पुरुष आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए उनके अनुकरणीय कार्य को लेकर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे अगले सम्मानित अवार्डी हैं प्रोफेसर योगेश सिंह। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के 23वें कुलपति के तौर पर कार्यरत हैं। आप एक उत्कृष्ट शिक्षाविद और निर्णायक लीडर के तौर पर भी लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं। सुनंदा शर्मा जी। आप शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। आप ठुमरी साम्राज्ञी विदुषी गिरजा देवी की शिष्या हैं और शास्त्रीय संगीत जगत में आपने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत शुक्रिया सर। इस अवार्ड समारोह का ये कड़ी समाप्त हो रहा है, लेकिन इसी कड़ी के साथ साथ मैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी से आग्रह करूंगी कि आप अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें, क्योंकि आपके शब्द किसी एक नेता या एक कानून विधायक की बात नहीं है, विधेयक की बात नहीं है। ये वो शब्द हैं जो भारत की संस्कृति और संस्कार को सामने लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए सर। इस कार्यक्रम के आयोजन के केंद्र में जिनकी भूमिका है श्रीमती राजश्री जी, श्री प्रदीप राय जी, श्री इंद्रजीत बधवार जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री श्री बघेल साहब, मेरे मित्र श्री अमोघ राय जी और उपस्थित देवियों और सज्जनों, जिन्होंने पुरस्कार पाया है, उन सभी का मैं सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूँगा। उनको दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहूँगा। और ये जो स्वदेश कॉन्क्लेव है, उसका जो सीधा संबंध एक दृष्टि से भारत की सॉफ्ट पावर या सृजन संपदा या सौम्य संपदा से है, उसके बारे में केवल एक 5-7 मिनट में विचारार्थ कुछ बातें आपके सम्मुख रखने की मैं कोशिश करूंगा। वैसे ये सॉफ्ट पावर नाम की संकल्पना तुलनात्मक दृष्टि से अभी की है, और वो एक जोसेफ ने करके लेखक, विचारक और प्रबंधन विज्ञान के और शासकता, सुशासन के ज्ञाता, उन्होंने 90 के दशक में एक किताब लिखी जिसका नाम था सॉफ्ट पावर। तब से ये सॉफ्ट पावर का विषय चर्चा में ज़्यादा आने लगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले सॉफ्ट पावर थी ही नहीं। वैसे भारत की खोज भी तो एक सॉफ्ट पावर का नतीजा था, क्योंकि कोलंबस और बाद में वास्को डी गामा को भारत कहाँ है उसको लोकेट करने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि वहाँ पर भारतीय स्पाइसेस, मसाले पहुँचना बंद हुआ था।
और हमारे स्पाइसेस भी हमारी एक सॉफ्ट पावर है। तो सॉफ्ट पावर का इतिहास बहुत पुराना है और भारत, मैं मानता हूं कि विश्व पटल पर जैसे जैसे और जिन जिन देशों में और जिस जिस कालखंड में छाया, तो भारत का विश्व पटल पर छा जाना अपने आप में एक सॉफ्ट पावर की ही प्रक्रिया थी। भारत और भारत के राजा महाराजाओं ने सामान्यतः, इक्का दुक्का अपवाद हो भी सकता है, मगर विदेशी आक्रांता के रूप में वो कहीं गए नहीं, मगर भारतीय संस्कृति का प्रभाव उनके आक्रमण के बगैर भी विश्व के कई देशों में, कई भूभागों में बनता रहा, बढ़ता रहा और आज भी वो है। हमारे महाकाव्य हमारी सौम्य संपदा का एक महत्वपूर्ण अंग है और रामायण महाभारत की मोहिनी, उसका प्रभाव विश्व के कई देशों में है। जिस भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का काम मेरे पास है, उसके माध्यम से विगत 6-7 सालों में हर बार हम एक रामायण महोत्सव करते हैं, जिसमें विभिन्न देशों के रामायण कला पथक आते हैं। तो एक बार जब ब्रुनेई इस देश के कला पथक का यहाँ पर आना हुआ, तो हमारे ऑफिस को थोड़ा अचरज लगा कि ब्रुनेई यानी मलेशिया, इंडोनेशिया के बाद में ब्रुनेई आता है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया में तो सारे इस्लाम के अनुयायी नहीं है, कुछ हिंदू भी है, बौद्ध भी है, मगर ब्रुनेई ऐसा देश है जहाँ 100% इस्लाम का अनुनय करने वाले लोग हैं। तो इसलिए वहाँ से कोई आएगा ऐसा किसी को लगा नहीं था, मगर बहुत बढ़िया रामायण कला पथक आया, बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई। और जब अनौपचारिक चर्चा में हमारे अधिकारियों ने कहा कि हमें यकीन नहीं था कि आपके यहाँ से आएगा, तो उनके पथक प्रमुख ने कहा कि आप गलती कर रहे हैं, हमने सदियों पहले हमारा मजहब बदला था, मगर हमारी संस्कृति हमने बदली नहीं है। तो ये रामायण की प्रभाव की कुल मिलाकर क्षमता है, ताकत है। और इसी तरीके से हमारे, जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं, उसका भी ऐसा ही प्रभाव है। हम एक बार तेहरान गए थे, क्योंकि ईरान और भारत को जोड़ने वाली एक कड़ी है महर्षि पाणिनि, जिन्होंने पर्शियन का लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर बनाया, और संस्कृत के लिए भी व्याकरणकार के नाते पाणिनि जी का योगदान बहुत बड़ा है। तो महर्षि पाणिनि जी के योगदान पर जब चर्चा चली, सेमिनार हुआ तेहरान यूनिवर्सिटी में, और ICCR के अध्यक्ष के नाते जब हम गए, तो तेहरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने हमें बातों बातों में कहा कि तेहरान यूनिवर्सिटी में हम उपनिषद पढ़ाते हैं, हमें बताइए भारत में कौन से विश्वविद्यालय में उपनिषद पढ़ाया जाता है। उस समय हमारे पास तत्काल देने लायक जानकारी नहीं थी, यद्यपि उपनिषद हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारी संपदा है, सदियों से जो हमारे पास है, हमारे पुरखों ने निर्माण करते हुए हमारे हाथ में एक विरासत के रूप में दी गई है, उसका महत्व समझना भी बहुत जरूरी है। कई बार फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट जैसी स्थिति होती है, हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, बट मेनी टाइम्स इट टर्न्स आउट दैट वी डोंट नो दैट वी डोंट नो। और इसलिए हम जब स्वदेशी की चर्चा करते हैं, ये एक स्वदेश कॉन्क्लेव है, तो ये जो स्व है, और हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव संपन्न करेंगे, उसके एक अगले चरण में प्रविष्ट होंगे। तो स्वाधीनता में, स्वराज में स्व जो है उसका बड़ा महत्व है, और ये स्व हमारी अपनी अस्मिता, आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। और आइडेंटिटी कोई खराब चीज नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि आइडेंटिटी की चर्चा करना बड़ा दकियानुसी है, संकीर्णता का है, मगर मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपया इस भाव से ग्रसित न हो जाए। हाँ, ये बात सही है कि हमारी संकीर्ण अस्मिताओं से आगे आगे उठकर हमें व्यापक अस्मिता में अपने आप को प्रविष्ट करना होता है, मगर संकीर्ण अस्मिता भी तो होती ही होती है। शेक्सपियर ने कहा कि व्हाट इज इन नेम,
मगर ऐसा नहीं होता। अगर मेरा नाम विनय है और कोई गलती से विजय लिखता है तो मैं 10 बार कहता हूं कि भैया जे नहीं है, एन है, एन। मैं शेक्सपियर को नहीं सुनता व्हाट इज इन नेम। तो ये तो है, और इसलिए जो भी मेरी अस्मिता है, जो भी मेरा परिचय है, वो जो जिस समाज में रहता हूँ, जिस गांव में मैं रहता हूँ, जिस शहर का मैं नागरिक हूँ, जिस भाषा को मैं बोलता हूँ, ये सारी चीजें मुझे मेरा मैं पना देती है। मैं हूं, इसका मतलब ये सारा है। जब अंतिम एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, मगर ये उदाहरण स्पष्ट करने के लिए कि स्व का महत्व कितना है और अपनी अस्मिता, अपने परिचय का क्या संबंध है। एक जमाने में यानी 90 के दशक में हमारे देश में जब अयोध्या का आंदोलन बहुत तेजी में था, तो नारा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और पूरे देश में उस नारे ने एक प्रभाव निर्माण किया था। तो हमारे महाराष्ट्र के एक मराठी समाचार पत्र में एक पाठकों के पत्र जो आते हैं, उसमें एक पाठक ने पत्र लिखा, और उस जमाने में पाठकों के पत्र भी बड़े जेन्युइनली आते थे। आजकल तो देखते हैं कि कई बार पाठकों के पत्र भी संपादक अपनी वाहवाही करने वाले पत्र ही ज़्यादा छापते हैं, उस समय ऐसा तो था नहीं। तो एक पाठक ने लिखा कि ये गर्व से कहो हम हिंदू है, ये बड़ा दकियानुसी और संकीर्ण विचार है, क्योंकि हिंदू होने में आपका क्या कर्तृत्व है? ये तो विधाता ने आपको हिंदू बनाया। हो सकता था कि आप बौद्ध, ईसाई, पारसी या इस्लामी या कोई भी बन सकते थे, मगर आप, संजोग की बात है, अनायास आप हिंदू बन गए, जिसमें आपका कुछ कर्तृत्व नहीं, आपका योगदान नहीं। तो जिसमें आपका योगदान नहीं, उस बात का गर्व क्यों करना चाहिए? तो गर्व तो इसमें होना चाहिए कि गर्व से कहो हम मानव हैं। कई बार मैं ऐसा बोलता हूं तो लोग तालियां बजाते हैं, मगर कहानी उसके आगे है। नहीं, मगर मैं कहानी इसके आगे है। तो दूसरे पत्र लेखक ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू है जितना तर्क दुष्ट है, इलॉजिकल है, उतना ही गर्व से कहो हम मानव है, क्योंकि आप मानव बने, इसमें आपका क्या कर्तृत्व है? आप तो बिल्ली बन सकते थे, चूहा बन सकते थे, बाघ बन सकते थे, सांप बन, कुछ भी बन सकते थे। आप मानव में प्रविष्ट हुए। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट एंड व्हाट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इट? सो द आइडियल नारा शुड बी गर्व से कहो हम है, दैट्स इट, बाकी कोई जरूरत नहीं। फिर चौथे एक पत्र लेखक ने पत्र लिखा, डिबेट चली। उसने लिखा कि सारे ऊपर के 2-3 पत्र जो मैंने पढ़े वो बात को समझ नहीं रहे, क्योंकि हम कभी वैक्यूम में जन्म नहीं लेते। ऐसा तो नहीं होता ना कि कहीं कुछ है नहीं और मनुष्य ने जन्म लिया। मनुष्य जन्म लेता है और अपने विकास की प्रक्रिया में जाता है, विकास यात्रा का एक पथिक बनता है, तो वो अपने इर्द गिर्द के प्रदेश के साथ जुड़ता है। उस प्रदेश की भाषा, उसकी टोपोग्राफी, उसका वायुमंडल, उसके साथ आने वाली 10 तरीके की चीज़ें, वहाँ के उत्सव, वहाँ के त्योहार, वहाँ के गीत, ये सारा उसके इथॉस को बनाता है, और ये इथॉस उसको एक आइडेंटिटी देता है। और इसलिए हमने कई बार अनुभव किया होगा कि कहीं दूर दराज क्षेत्र में कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें कोई बहुत उसका लगता नहीं कि अरे भाई अमेरिका में कोई एक्सीडेंट हुआ, हमें क्या है। बाद में कोई बताता है कि नहीं, मगर उस एक्सीडेंट में मुंबई के 18 लोग थे, तो हमें लगता है अच्छा 18 लोग मुंबई के, तो फिर मैं जरा देखने लगता हूँ। फिर कोई बताता है कि नहीं, मुंबई की नहीं, आप जिस ठाणे शहर में रहते हैं ना, वहाँ के 4 लोग थे, तो मुझे उसकी तीव्रता और लगती है। फिर कोई बताता है कि आपके घर के निकट वाले 1-2 लोग थे, वो रहते हैं ना वहाँ जोशी जी, उनका बेटा था, वो पाटिल साहब है, उनका लड़का था, तो मुझे लगता है कि अरे ये तो बड़ा हादसा हो गया। तो ये होता है कि ये वायुमंडल, ये इथॉस हमें अपनी अस्मिता देता है, अपना परिचय देता है। इसलिए अस्मिता या आइडेंटिटी ये कोई संकीर्ण बात नहीं है, केवल इतना ही है कि हमें व्यापक अस्मिता का हम हिस्सा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। एक जमाने में मुंबई जैसे शहर को पत्रकार वर्णन करते समय कहते थे कि मुंबई इज ए मेल्टिंग पॉट, क्योंकि यहां आपकी सारी आइडेंटिटीज मेल्ट होकर एक मुंबईकर नाम की आइडेंटिटी मिलती है। ये न्यूयॉर्क के बारे में भी कहते हैं, लंदन के बारे में भी कहते हैं, मगर आज ऐसा नहीं कहते।
आज पत्रकार कहते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट लोग मानते हैं कि आइडेंटिटी का महत्व है, स्व का महत्व है, तो लोग कहते हैं कि मुंबई इज ए सलाड बाउल। इसमें आप अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए भी एक व्यापक आइडेंटिटी का हिस्सा बनते हैं, एंड आई बिलीव दैट इज द वे टू गो। इसलिए स्व का बड़ा महत्व है। स्वदेश, स्वभाषा, स्वभूषा, इन सारी चीज़ों का अपना महत्व है। आज भारत सरकार अपनी मातृभाषा पर बल देती है, मगर आज से शताब्दी से भी पहले लोकमान्य तिलक महाराज ने कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस के अधिवेशन में तरह तरह के लोग तरह तरह की भाषाओं को बोलने वाले आते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में नहीं अपनी भाषा में भाषण करना चाहिए। ये तिलक जी ने 1916 में लखनऊ कांग्रेस के समय कहा था। मैं मानता हूं कि आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है। इसलिए अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना परिचय, इसके साथ हमारा रिश्ता बना रहेगा तो स्वाधीनता का जो मतलब है, स्व के अधीन होने का जो वास्तविक अर्थ है, उसको हम समझ पाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव तब अधिक सारगर्भित होगा। बहुत धन्यवाद। विनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने अपनी बात रखी, बहुत संक्षेप में, जिसको कहा जाए गागर में सागर भरना, और पूरे भारत की पूरी परिचय को जिस तरह से आपने रखा, उसमें एक बात तो समझ में आ गई कि नाम में बहुत कुछ रखा है, और भारत नाम में तो वैसे ही बहुत कुछ है। अमृत है, सम्मान है, जीवन है, और जीवन को जीने की जिजीविषा है। और जब जीवन को जीने की जिजीविषा की बात चल रही है, तो हमने दो ऐसे व्यक्तियों को हमारी संस्था ने सम्मानित किया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए, जिसको सम्मान देकर, मैंने वैसे तो तमाम अवार्डीज को सम्मान देकर हम सम्मानित हुए हैं, लेकिन उनको सम्मान देकर हम ही नहीं, हमारे पूरा मानव जीवन जो खासकर भारत में रहता है, वो सम्मानित हुआ है। हम सभी भारतीय सम्मानित हैं, क्योंकि इस देश में वेंकट चलैया जैसा जस्टिस है। इस देश में श्री एम जैसे ऐसे लोग हैं जो गंगा जमनी तहजीब को जीते भी हैं, और मुसलमान के घर में जन्म लेते हैं, और वेद और शास्त्र को अपने जीवन में उतार लेते हैं। तो अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए मैं अपने तमाम अतिथियों से गुजारिश करूंगी कि आप मंच के सामने आ जाएं। और इस वक्त खुशी की बात यह है कि 94 साल के एम.एन. वेंकट चलैया हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे बेंगलोर से, और एम.एन. वेंकट चलैया के बारे में कुछ भी बताना, खासकर न्याय की दुनिया के लिए, एक तरह से सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। वो व्यक्ति जिसने आम आदमी के अधिकार और कर्तव्य की लड़ाई केवल लड़ी नहीं, बल्कि उसे इस बात के लिए जागरूक किया कि तुम्हारा अधिकार क्या है। मानव अधिकार जिसकी बात हम आज करते हैं, उस भाषा, उस शब्द को हमारे जीवन में उतारने वाले एम.एन. वेंकट चलैया। एम.एन. वेंकट चलैया साहब हमारे साथ लाइन जुड़ रहे हैं। पहले वेंकट चलैया जी का संदेश। Esteemed and honorable invitees and guests, Srimati Rajshri Rai, Chairperson, Balaji Foundation, ladies and gentlemen, on this memorable occasion, coinciding with the Amrit Mahotsav of our independence, I extend my respectful greetings and good wishes to each of my fellow citizens. I have had the blessing and good fortune to stand witness to the great events, the birth of our republic, and its inspiring journey of 75 years. They are very colorful events. Today, India has a place of pride in the Committee of Nations. When our great leaders decided to make India a parliamentary democracy of the Republican model with universal adult franchise, the Western press was almost derisive and cynical about its success. How can, they asked, 330 million people without education manage the sophistications of a modern parliamentary democracy? It must go to the credit of the common sense of our people, our common man,
the butcher, the baker, and the candlestick maker, that at the end of the 60 years, the same Western press called Indian democracy robust, but added that it was also the rowdiest. The debates in the Constituent Assembly rose to spiritual heights. Today, after 75 years, our nation is poised on a very sensitive bend of its history. Science and technology have opened up great opportunities. If not properly utilized, they can create enormous inequalities. Education, healthcare, skill development, livelihoods for a vast majority of our fellow men are the critical issues. Is it not somewhat ironic that while the common man in India has access to internet, mobile phones and television, but not to potable water, even for the rich in rural areas, a flush toilet is a luxury. World's GDP is said to be $84 trillion. USA has 21% of it. India has just 3% of it. Building nation's physical wealth and prosperity is the primary concern. Democracy is not contrary as some economic theorists assume. It is not inconsistent with social reform. There are two concepts of development. One is growth at all costs, ignoring and rejecting everything necessarily inconsistent with it, in the hope that ultimately prosperity will trickle down. The other is a friendlier version which postulates that social reform will lead to economic progress. Kuznets' concept of GDP does not fully capture the criteria of social well-being. If children are born, GDP will go down. If goats and sheep are born, GDP will go up. Today, every Indian has to commit himself to the enduring values of liberty, equality, fraternity and justice. They are not merely emotional ideas. Acharya Kripalani in the Constituent Assembly said they are mystic concepts and should not be seen and treated as mere contentious legal issues and ideas. Our generation has a great opportunity, nay, the moral duty to build a prosperous and happy India, of which each Indian should be proud. Nothing less is acceptable. That is what we owe to each other. That is our commitment to our social contract. With our great inherited cultural treasures of art, architecture, music, dance and drama, they will all enrich our lives. India will enjoy abundance. The Balaji Foundation is promoting and participating in the great adventure of nation building. I wish them well. The prediction of Arnold Toynbee was that the chapter which had a Western beginning will have an Indian ending if it is not to end in self-destruction of the human race. We shall all pray for this divine event. Thank you. वेंकटचलैया और उनका सम्मान प्रदीप जी और मनोज जी मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप उनके बिहाफ पर सम्मान लें। जस्टिस वेंकटचलैया के बाद दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्री एम हमारे साथ जुड़ेंगे। एक ऐसे व्यक्ति जो अध्यात्म की दुनिया के जाने माने हस्ताक्षर, नाथ पंथ के साधक श्री एम, जिन्हें हम मुमताज अली के नाम से भी जानते हैं, एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए। 11 साल की आयु में जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद हिमालय की वादियों में रहे, वो इस सभा में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। Greetings to all the members, organizers and executives of the Swadesh Conclave. I also thank the chairperson, Rajeshri Rai, for inviting me to say a few words. The objective of the award has been told to me. It is an initiative to promote nation building and encouraging the growth
of humane and spiritually progressive India through conclave seminars and publications. I am thankful to you for considering to confer the Lifetime Achievement Award, a maker of India, for promoting an awakening of enlightenment that dwells dormant within us. It's appropriate that this is being held, the Azadi Ka Amrit Mahotsav, reaffirming India's independence and her potential in the context of her traditional wisdom, cultural and civilizational heritage. Now, I want to look at this word. One is Amrit Mahotsav and Azadi. As far as India's, while it's also a political situation, because Amrit Mahotsav is celebrating so many years of India's gaining of independence. But Azadi does not stop with political independence. Azadi, if I may use the word, translate into English, would mean freedom. If I use a Sanskrit word, it would be moksha or kaivalya. And Amrit is that essence in oneself which does not die. In Sanskrit, the word used is mrityu, is death. When you add an a in the front, it becomes amrit, which means that which does not die, which is deathless, which is not born and therefore cannot die, which is eternal, and that is our inner self. So, while we are looking at the external aspects of Azadi Ka Mahotsav, Amrit Mahotsav, I would bring your attention to the fact that the true essence of Indian culture and religion and spirituality is the finding of one's true self within, which is deathless, Amrit, and which is there in all living beings. And when this is found, one really attains Azadi, which is moksha, freedom from mankind of all suffering, as the great Buddha said. And this, one speciality about this country, India, is that we have had teachers. Buddhism has originated here, Jainism has originated here. The Hindu system of culture, of course, has been there for ages. Nobody knows where it started, from the Vedic times onwards, and the various commentaries and the darshanas which have been written on it. So we have a rich heritage. But the essence of all the heritage, all our heritage, is to find our true self. So I suggest that many people are already involved in political freedom and political well-being and social and cultural richness and so on. I would like to say, from my point of view, that attention be also paid to the inner essence of our being. I think this is the ancient teaching. The ancient Upanishads call the human beings Amritasya Putraha, sons of immortality. Today's context, I would say sons and daughters of immortality. And the search for this should be kept in mind, because spiritual essence, if a spark of the divine is in me, it has to be in all others. And therefore, in that sense, we are all free and we are all equal. And this is what Swami Vivekananda meant by Vedantic socialism. He said, all other systems have failed. But when I recognize that I am a spark of the divine, I also recognize the spark in others. Then we are all the same, because in a sense, we are a part of the divine. I think this is the message that we need to propagate in the Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is going on, so that the whole world recognizes that India's clarion call has always been Sarve Bhavantu Sukhinaha, let all be happy, and Loka Samasta Sukhino Bhavantu, the entire global human beings
be in happiness. Thank you and namaskar. Thank you once again. जैन सूद जी। अब से कुछ ही देर में हमारे बीच जुड़ेंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़, लेकिन उससे पहले उनका एक परिचय। डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ जी राज्यसभा के सदस्य और वित्त राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा आप एक सर्जन, राजनीतिज्ञ और बीजेपी के सदस्य भी हैं। आप जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री बने। आप सिर्फ नाम के ही डॉक्टर नहीं हैं, ये बात आपने कई बार साबित करके दिखाई है। मंत्री पद पर आसीन होने के बाद भी आपने डॉक्टरी पेशे के कर्तव्य को कभी नहीं भुलाया। कुछ समय पहले ही आपने फ्लाइट में बैठे एक यात्री की जान बचाई। वहीं दिल्ली में एक कार्यक्रम में बेहोश हुए फोटोग्राफर का तत्काल इलाज करते हुए उसकी भी जान बचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपके काम की खूब तारीफ की थी। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ जी। एपीएन न्यूज़ के माध्यम से स्वदेश कॉन्क्लेव आयोजित किया है। इस अवसर पर उपस्थित डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, डिफरेंट सोशल वर्कर्स, मीडिया पीपल एंड फ्रेंड्स। पहले तो मैं एपीएन न्यूज़ के टीम का अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा टॉपिक लेके आज़ादी का अमृत महोत्सव को नज़र रखते हुए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। आज हम पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे। हमारे देश को स्वतंत्र होते हुए 75 साल हो गए और 75 साल में देश आगे बढ़ रहा है और उसी के साथ हमारा देश 2047 यानी आज़ादी के 100 साल बाद इंडिया एट 100 दैट इज इन 2047 में कैसा रहेगा, इसी के ऊपर भी हम लोग सोच रहे हैं। अभी का जो पीरियड है आज़ादी का अमृत महोत्सव से 2047 तक अमृत काल मनाया जाता है। इस 25 साल भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली और उसी के बाद न्यू इंडिया एक सपना लेके वो काम कर रहे हैं। इस न्यू इंडिया ऐसा चाहिए जिसमें फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, फ्री फ्रॉम करप्शन, फ्री फ्रॉम टेररिज्म, फ्री फ्रॉम कम्युनलिज्म, फ्री फ्रॉम कास्टिज्म, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, और ए न्यू इंडिया में गुड गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसा हो, ये हम सोच रहे हैं। एज ए MOS स्टेट मैंने 7 जुलाई 2021 को शपथ ली। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर MOS की जवाबदारी दी और उसी के बाद मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजेक्शन, इसी के ऊपर काम करने के लिए बताया गया था। प्रधानमंत्री जी ने 2014 से बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम्स डिक्लेयर किया है। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के होने से वजह से जो ये स्कीम्स का
हेतु है तो महत्वपूर्ण है। और ये स्कीम्स के इट इज़ अ बैंकिंग फॉर अनबैंकर, सिक्योरिंग फॉर अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग टू अनफंडेड। ये 3 इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ इस स्कीम के माध्यम से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स बताना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, इस स्कीम से माध्यम से बहुत सारे गरीब लोगों के, कामगारों के अकाउंट बैंक में नहीं थे, लेकिन बैंकर्स हर मोहल्ले में गए, बैंकर्स कॉलोनी में गए और गरीब लोगों का, कामगारों का, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों का अकाउंट 0 बैलेंस से ओपन किया। और अभी तक मैं बताने को मुझे हर्ष हो रहा है, अभी तक 46 करोड़ अकाउंट ओपन हो चुके हैं। इतना ही नहीं तो जो स्ट्रीट वेंडर्स है, रास्ते पे काम करने वाला मजदूर है, जो डेली कमाता है, उसी का बैंक से कोई कनेक्शन नहीं था, उसी का जनधन माध्यम से अकाउंट तो ओपन किया, तो भी उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की। और इस योजना के माध्यम से हर एक स्ट्रीट वेंडर को जो रजिस्टर्ड है उसी को 10,000 रुपये विदाउट कोलेट्रल मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से दिया गया। और ये 10,000 अगर बैंक को रिटर्न करे तो उसको 20,000 और 20,000 अगर रिटर्न करे तो 50,000 ऐसे मिल सकते हैं। ऐसी ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना में 29 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। जब ये योजना शुरू की थी उसी वक्त ₹12 पर ईयर कंट्रीब्यूशन देना था। अभी 12 रुपये की जगह ₹20 किया है और इस योजना के बेनिफिट अराउंड 29 करोड़ है। सोशल सिक्योरिटी के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी इंश्योरेंस स्कीम है। गरीब, मध्यम वर्गीय, मजदूर लोगों को इसी स्कीम के माध्यम से 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया और अराउंड 13 करोड़ लोग इसी में शामिल है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो 2 लाख रुपीस का इंश्योरेंस है। और मैं बताने चाहता हूँ, इसी का अगर हम देखें तो डेली ₹1.25 लगते हैं। तो ₹1.25 हम दिन को दिए तो 2 लाख रुपीस का लाइफ इंश्योरेंस और 2 लाख रुपीस का डिसेबिलिटी इंश्योरेंस मिल सकता है। इसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है जो आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत के माध्यम से अराउंड 70 करोड़ लोगों को कवर किया है। इस स्कीम के माध्यम से अगर हमारे फैमिली में से कोई बीमार हो और उसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, उसका सर्जरी करना है तो 5 लाख रुपए तक कवर मिल सकता है। और ये स्कीम मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी स्कीम दुनिया में है। उसी के साथ अटल पेंशन योजना, जो रिटायर्ड होने वाले लोगों को आफ्टर 65 ईयर्स उनको पेंशन कैसा मिले, इसी के ऊपर भी
प्रधानमंत्री जी ने सोच किया है और ये स्कीम एक्चुअली 2035 से लागू हो जाएंगी, लेकिन उसी के माध्यम से अभी से उनको पेंशन के लिए लोगों को पैसा भरने का स्कीम है। पिछले 2 साल में है हम कोविड-19 की वजह से पूरे दुनिया में सफ़र हो रहे थे। भारत देश में वही परिस्थिति थी, कोई भी गरीब भूखा नहीं रहना। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की। इस योजना के माध्यम से जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों को चावल और गेहूं और दाल फ्री में दे दिया और ये स्कीम का बेनिफिट 80 करोड़ लोगों को मिला है। मैं बताने चाहता हूँ इसी माध्यम से भारत देश में एक भी भूखबली नहीं हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बैंक में अकाउंट ओपन किया है, लेकिन लोगों को मदद भी मिलना चाहिए। इसीलिए मुद्रा योजना जैसी स्कीम चालू किया। जो लोग खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, जो लोग खुद का छोटा सा इंडस्ट्री चालू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मुद्रा जैसी योजना चालू की। इसी में शिशु योजना हो, तरुण योजना हो या कुमार योजना हो, इस योजना में 50,000 से लेके 10 लाख रुपीस तक विदाउट कोलैटरल लोन दिया जा सकता है। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बनाया। प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से, प्राइम मिनिस्टर के नाम से अलग अलग स्कीम है, जिसमें स्टैंड अप योजना है। इस स्टैंड अप योजना में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को यानी SC ST और हमारी महिलाओं के लिए भी ये स्कीम है। इन लोगों को लोन दिया जाता है। उसी के साथ स्टार्टअप योजना, जो नए बिजनेसमैन, नए इंडस्ट्रियलिस्ट को योजना चालू किया है और मुझे बताने को हर्ष हो रहा है कि हज़ारों लोगों ने इसी का बेनिफिट लिया है। हज़ारों स्टार्टअप इन सालों में स्टार्ट हुए हैं और इन स्टार्टअप में से 100 यूनिकॉर्न्स भारत देश में है। इन्हीं का टर्नओवर 7,000 करोड़ से ज़्यादा है और आज भारत देश दुनिया में नंबर 3 यूनिकॉर्न में है। उसी के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। मैं बताना चाहता हूँ, रुपे कार्ड लाया है। रुपे कार्ड के साथ UPI, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, OCN, दैट इज़ ओपन क्रेडिट एम्बेलमेंट नेटवर्क। उसी के साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, वैसा बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि अकाउंट एग्रीगेटर भी करना जरूरी है। अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से कौन से बैंक में कितना इंटरेस्ट है, कौन सी बैंक ज़्यादा लोन दे सकते हैं, ये कस्टमर डिसाइड कर सकते हैं। और वो भी सुविधा लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण ने बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दिया है। मैं बताना चाहता हूँ, इस साल के बजट में जो डिसीजन लिया है कि 75 डिजिटल बैंक शुरू करने हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट में ये डिजिटल बैंक आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे, वो हम चालू कर रहे हैं। इस डिजिटल बैंक के माध्यम से बैंकों में ट्रांसपेरेंसी आएंगी, करप्शन लेस रहेगा बैंक व्यवहार, और देहात में पर्टिकुलरली बैंकिंग कनेक्शंस बढ़ना, बैंकिंग बिजनेस बढ़ना। इसीलिए पोस्टल ऑफिस को भी बैंकिंग सर्विसेज देने का वादा किया है और वैसा हमने काम शुरू किया है। उसमें 1.5 लाख पोस्टल ऑफिसेस भी बैंक पॉइंट के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। डायरेक्ट DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए
आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी शुरू किया है। इसी के माध्यम से एनीथिंग, जैसे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठ के या कहीं जगह बैठ के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, इस माध्यम से 11.5 से 12 करोड़ किसानों को एक बटन क्लिक करते हुए उनके अकाउंट में पैसा जाता है। उतना ही नहीं तो पैसा जाने के बाद जो कंसर्न किसानों को मैसेज भी जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा है। ये डीबीटी जो हो रहा है वो भी, ये जाम ट्राइनिटी जो है जिसमें जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, ये तीनों का कनेक्शन किया, इसीलिए ये हो चुक रहा है। ये जाम ट्राइनिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब सुविधा ये 7 या 8 साल में जो हो रही है, इसी के माध्यम से फाइनेंशियल सेक्टर यानी इकोनॉमी भारत देश की बहुत ही बढ़ रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमी भारत देश दुनिया में नंबर 5वीं इकोनॉमी बोल के आगे आ रहा है। अमेरिका हो, चाइना हो, जर्मनी, जापान के बाद भारत आता है। और विद द न्यू टेक्नोलॉजी एंड विथ ऑल दीज एफर्ट्स, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत देश की इकोनॉमी हो, भारत देश की इनोवेशन हो, भारत देश की टेक्नोलॉजी हो, भारत सभी दुनिया को एक गाइड करने वाला या दिशा देने वाला देश बनेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, भारत एक अच्छा आत्मनिर्भर देश हो, अलग अलग इस सुविधाओं के साथ एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसी में हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ वापस एक बार जो एपीएन न्यूज़ ने कॉन्क्लेव किया है उन्हीं का अभिनंदन करता हूँ। स्वदेश कॉन्क्लेव बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इनके माध्यम से बहुत सारे लोगों का मदद मिलेंगी। इन शब्दों के साथ आज मुझे आप लोगों ने आपके इस कॉन्क्लेव में इन्वॉल्व होने की जो चांस दिया, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया